नमस्कार, जेएमडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं ऋषभ तिवारी। आप देख रहे हैं हमारा खेल का विशेष कार्यक्रम खेल अड्डा, जिसमें हम पूरे देश दुनिया की खेल की बड़ी खबरों की बात करते हैं। हमारे साथ जानकारी देने के लिए जुड़ चुके हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ नीरज प्रसाद जी। नीरज जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू ऋषभ जी। नीरज जी, बात करें क्रिकेट की। क्रिकेट में कल हमने देखा कि इंग्लैंड ने पाकिस्तान के विरुद्ध वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। पहले दिन 500 प्लस रन बनाने, कितनी बड़ी उपलब्धि है इंग्लैंड के लिए। देखिए, इंग्लैंड ने एक्सक्यूज मी 506 रन बनाए और 100 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है। अभी जो हम लोग ने बात की थी, आप ही के सामने आपके स्टूडियो बात की थी कि 100 के टूर्नामेंट ने इंग्लैंड का पूरा स्वरूप बदल दिया है। और T20 वर्ल्ड कप भी जिन्होंने जिस तरह से जीता, तो वो दिखाता है कि इंग्लैंड की टीम कितनी सुदृढ़ हो गई। अगर आप प्लेयर्स का नाम ले जिन्होंने इसमें मेहनत की है, एक क्रॉली पुराने थे, बट हमने डकेट और ब्रूकर इन दोनों की बात की थी। और ब्रूकर ने 150 रन बनाए और सबसे ज्यादा एक ओवर में रन जो उन्होंने मोहम्मद को मारे हैं 27 रन टेस्ट मैच में, वो भी एक इंग्लैंड का रिकॉर्ड है। तो देखिए, जो यंगस्टर्स आए हैं, उसके बाद जो उनके हमारे सामने भी पोप थे, उन्होंने भी रन बनाए और सबने राना बॉल बनाए। इनफैक्ट क्रॉली बच गए। अब तक सिर्फ 6 लोग हुए हैं जिन्होंने लंच के पहले शतक बनाया है, जिसमें भारत के शिखर धवन भी हैं। और वो 94 रन पे थे और 2 ओवर थे उनके पास। 91 रन पे उन्होंने बॉल को अटैक करना नहीं समझा, अदरवाइज वो शतक के पहले भी रन बना सकते थे। तो देखिए, भारत से का फायदा हुआ आईपीएल में कि उनके पास क्रॉप ऑफ प्लेयर्स तो बहुत निकल गए, परंतु जो रियल मैच विनर्स हैं वो इंग्लैंड को से उनके 100 के 2 सीजन में बहुत फायदा मिला है। और जो उनकी टीम आई है, सडनली उनको पुरान मतलब जिस स्टाइल में खेल रहे हैं, बेधड़क खेल रहे हैं, क्योंकि 100 में तो T20 से भी ज्यादा थोड़ा फाड़ उन्होंने बेधड़क खेला, लेकिन देखा जाए तो कुछ खिलाड़ी इसमें T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं थे और उन्होंने आके एकदम T20 अंदाज में बैटिंग की। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। डकेट और बुकर दोनों टीम में थे, खिलाए नहीं गए थे और उसके पहले उन्होंने बहुत रन बनाए थे। तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब उन्होंने 3-0 सीरीज जीती थी, डकेट और ब्रूकर का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था। तो ऐसा नहीं है कि ये हैं। हाँ, पोप जरूर नहीं थे, बट उनको उतनी तेज खेलने की जरूरत भी नहीं पड़ी जब 2 धुआंधार खेलने वाले लोग हैं। और वो क्राउली का क्या था कि उनको बहुत टैलेंटेड माना जाता है, परंतु वो बार बार फ्लॉप हो रहे थे। पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने इंग्लैंड में डबल 100 बनाया था और एक बार साउथ अफ्रीका के खिलाफ डबल 100 बनाया था। ये उनका सिर्फ तीसरा 100 है। तो इसलिए उनको प्रूव करना था, क्योंकि अगर वो प्रूव नहीं करते तो वो उसके बाद क्राउली इंग्लैंड के लिए नहीं खेलते। यंगस्टर्स हैं, पर जिस तरह से उन्होंने इनिंग खेली, बहुत अच्छी खेली। बात करें पाकिस्तान के स्पिनर गेंदबाजों की, यासिर शाह रहे, दानिश कन्हैया उससे पहले रहे, लेकिन मौजूदा टाइम में देखा जाए तो पाकिस्तान क्या एक बड़े स्पिनर, अच्छे स्पिनर को मिस कर रहा है। देखिए, भारत और पाकिस्तान है क्या, एक दूसरे के साथी है ना। अब आप देखिए, इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान ने टीम कौन सेलेक्ट की? हारिस राव का ये पहला टेस्ट मैच था। T20 की बॉलिंग और उसकी बॉलिंग में फर्क है। अब देखिए, बात यही होती है T20 में, जो हमने पिछली बार यहां पर आके बात कही थी, हारिस राव बार बार हार्ड लेंथ गेंद दे रहे थे और एक ओवर में अगर T20 और वनडे में 6-7 रन पड़े तो बॉलिंग बहुत अच्छी मानी जाती है। अब टेस्ट मैच में वही 6 बार बार यहां दे रहे थे, लेंथ की थी नहीं, इसीलिए नसीम शाह ने विकेट लिए, क्योंकि वो तब भी आगे कर रहे थे। उसके बाद मोहम्मद का मैंने नाम नहीं सुना, 34 ईयर ओल्ड था ना, वो पाकिस्तान सुपर लीग में अच्छा खेलते हैं। जब उनके पास शादाब अच्छे खासे स्पिनर थे, यासिर शाह अच्छे खासे स्पिनर थे, नवाज हैं, इमाद वसीम थे, तो ये किसको ले आए नहीं पता। तो स्पिनर जो उनके एस्टैब्लिश थे, शादाब का तो भाई हम लोग बहुत ही मुरीद हैं कि बहुत अच्छे बॉलर हैं। उसके बाद पेसर में भी तीसरे पेस बॉलर कौन थे हमें पता ही नहीं। तो इसके कारण बॉल और हारिस राव का पहला टेस्ट मैच उनको लेंथ ही नहीं पता थी कि टेस्ट मैच में कहां से लेंथ करते हैं। उन्होंने देखिए बिग बैश लीग खेला है, उन्होंने क्या आज तक 5 दिन का टूर्नामेंट भी खेला। जो पिछली बार मैंने भारत का क्रिटिसाइज किया था कि भारत की जो टीम गई है, जो न्यूजीलैंड में हार के आएगी,
मैंने क्या बोला था कि भारत के जो प्लेयर गए हैं वो सब आईपीएल खेलने वाले हैं, उन्होंने कहीं 50 ओवर खेला ही नहीं है, उनको आइडिया ही नहीं है। अर्शदीप का पहला, उमरान मलिक ने पादार्पण किया, अपना पहला मैच खेला। तो उन लोग को देखिए, उमरान मलिक तो चलिए तेज के कारण सबसे अच्छी बॉलिंग उन्हीं की रही, बट ऐसा है ना, अक्षर पटेल को भी क्या आइडिया है वनडे खेलने का? नहीं, मतलब मैं जो बात कर रहा हूं भारत के प्लेयर्स को आइडिया नहीं है। सूर्य कुमार यादव को भी आइडिया कौन सा है 50 ओवर से खेलने का, T20 का है। और मैं यहां पे अनाउंस करके गया था कि सूर्य कुमार यादव न्यूजीलैंड में बॉल मूव करती है और लाइन में आके मारते हैं तो वो फ्लॉप हो गए, वो फ्लॉप हुए, ठीक है, बट ही इज अ ब्रिलियंट मैच विनर, तो उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो पाकिस्तान का भी सिलेक्शन भारत जैसा ही है ना, लचक। और क्या करते हैं, हसनैन इतने अच्छे बॉलर थे, वसीम जूनियर इतने अच्छे बॉलर थे जो कि आगे गेंद करते थे। वो हसन अली तो उन्होंने सोचना ही बंद कर दिया है कि हमारी टीम में कभी थे भी। तो अजीब ही है। बात इंग्लैंड की टीम की करें, इंग्लैंड ने अपना पूरा एक सेट कर लिया है कि आना है ताबड़तोड़, चाहे बैटिंग करनी, चाहे वनडे हो, T20 हो, टेस्ट में भी करके दिखाया है और सफलता भी मिल रही है। क्या ये मानसिकता हम अभी दूर, हमारी टीम को दूर से रह रही है? देखिए हमारी टीम में क्या है, जो प्लेयर्स हैं उनको किसी को प्रूव नहीं करना है, वो सब इतने पैसे कमा चुके हैं तो वो रिस्क नहीं लेंगे। अब डकेट, ब्रुकर, पो, क्राउली, जैसे मैंने कहा ना, प्रूव नहीं करेंगे तो अगली बार के लिए बाहर हो जाएंगे। जो चारों ने सेंचुरी बनाई है, चारों का स्टेक था अगर अच्छा नहीं खेले तो आगे के लिए खेलेंगे नहीं, तो एक साइकोलॉजिकल हो जाता है। देन दूसरा उनका कैप्टन स्टोक्स, वो बोलता है जाके मारो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप हार जाओ। भारत में कौन कैप्टन ये कमेंट कर पाएगा? स्टोक्स ने बनाए सिर्फ 40 रन, लेकिन सिर्फ 18 गेंदों में। देखिए वो तो उसने 500 का रिकॉर्ड तोड़ने के मूड में आ गया, इसलिए देखिए भारत में इस तरह का जो कप्तान होगा वो सिर्फ हार्दिक पांड्या है, बाकी कोई ऐसा कप्तान नहीं है जो बेधड़क जाके बोले। और तो इसलिए भारत में स्थिति कभी नहीं होगी। बात करें भारत के चयन समिति की, हमारा चयन पूरा पैनल नया आने वाला है, क्या लगता है कि क्या कुछ अब बदलाव टीम में हो सकता है या वही पुराने घिसे पिटे हम रवैये से चलते रहेंगे? देखिए चयन समिति हमेशा क्रिटिसाइज होगी, चाहे जो भी आ जाए, परंतु चयन समिति ऐसी होनी चाहिए फुटबॉल की तरह, क्योंकि अभी फुटबॉल वर्ल्ड कप चल रहा है। पिछले वर्ल्ड कप में बेंजीमा जो इतने बड़े खिलाड़ी थे, उनके डेशैम्प्स ने जो कोच ने कहा मुझे वो पसंद नहीं है, मुझे उनके मॉरल स्टैंडर्ड्स पसंद नहीं है, फुटबॉल गेम की बात नहीं, मुझे उनका आउटलुक एटीट्यूड पसंद नहीं है, मैं इसलिए उनको टीम में नहीं लूंगा, और तब भी वो वर्ल्ड कप जीते। तो यहां पर अगर जिस दिन कोच की और सिलेक्शन कमेटी की वैल्यू प्लेयर से ज्यादा होगी, आप हमेशा देखेंगे फुटबॉल वगैरह में कोच का रोल ज्यादा होता है, बास्केटबॉल में कोच का रोल बहुत होता है, सिर्फ क्रिकेट में प्लेयर्स का रोल ज्यादा होता है। जब तक ये रोल कोच का ज्यादा नहीं बढ़ेगा तब तक हमेशा चयन समिति क्या बोलेगी, चाहे जो कर ले उसको तो कप्तान की चलेगी। तो वो अपने आप को कप्तान से और बाकी सीनियर प्लेयर से इंफीरियर समझते हैं, और जब वो इंफीरियर समझते हैं तो अपने आप देखिए भारत में स्टार है, कौन विराट कोहली को किस चयन समिति के बारे जो मना करेगा? गावस्कर का तो याद होगा कि वो बोलता था मैं जिसको चाहूं उसको टीम में लूंगा, ठीक है। कपिल देव का भी यही था, विराट कोहली का मैं मानूंगा कि वो अपने मर्जी के चलाते थे, हर बार टीम बदलते थे पर तब भी टीम को जिता देते थे, बट इतना बदलते थे इसीलिए टूर्नामेंट नहीं जीत पाते थे। ओवरऑल विनिंग परसेंटेज अच्छा था बट एक तारतम्यता नहीं होती, तो इसलिए टूर्नामेंट नहीं जीत पाते थे। अब आप किसी को भी उनके चयन अच्छे नहीं लगते थे, बट विराट कोहली को कोई क्या बोले? तो भारत में जब तक वो एक अथॉरिटी की बात नहीं आएगी, लुक मैन, कोच इज सुप्रीम, उसका डिसीजन फाइनल। अगर आप देखें कोच की भर्त्सता करने के कारण मैंने यहां पर आपको बताया था कि रोनाल्डो को अब मैनचेस्टर यूनाइटेड नहीं लेगा। अब रोनाल्डो कौन है, टेन हैग कौन है? टेन हैग को कोई जानता भी नहीं, बट उन्होंने मैनेजर के खिलाफ बदतमीजी की, अब वो मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए नहीं खेलेंगे। कोच की इतनी महत्ता होती है। तो अगर विराट कोहली चाहे जितने बड़े प्लेयर हों, बट जो सिलेक्शन और कोच है उनसे बड़े खेल के लिए नहीं होने चाहिए। जब भारत में ऐसा आएगा
उस दिन ये बदलाव होगा, उसके पहले बदलाव नहीं आ सकता। नीरज जी, आपके साथ हमारी बातचीत जारी रहेगी, लेकिन उसके पहले छोटा सा एक कॉमर्शियल ब्रेक। स्वागत है आपका फिर से ब्रेक के बाद। खेल अड्डा हमारा जारी है। नीरज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज जी, अब बात करते हैं भारत और बांग्लादेश टूर की। भारत बांग्लादेश के साथ 3 वनडे 2 टेस्ट मैच खेलने जा रहा है। क्या देखते हैं, नई टीम है, कुछ बदलाव हुए हैं क्या? अब वो समय आ गया है कि हम वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम को देखना शुरू कर दें कि अंतिम 11 या अंतिम 15 हमारे कौन से होंगे? देखिए, मुझे तो हंसी आ रही है। बांग्लादेश के खिलाफ हमारी फुल टीम जा रही है। रोहित शर्मा, शिखर धवन, केएल राहुल। कौन 2 ओपन करेंगे नहीं पता। उसके बाद बॉलर्स में भी हमारे सामी भी जा रहे हैं, सिराज भी जा रहे हैं, ठीक है। स्पिनर में जरूर चहल को नहीं लिया गया, बट अक्षर पटेल जा रहे हैं। वॉशिंगटन सुंदर ने, चूंकि न्यूजीलैंड ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो वो जा रहे हैं। अब दीपक चाहर जा रहे हैं, शार्दुल ठाकुर जा रहे हैं। तो हमारी कंप्लीट टीम है। अब देखिए, मुझे सोच के गुस्सा आता है कि न्यूजीलैंड, जिसके साथ हमारा ट्रैक खराब रहा है, जिसने हमको हर जगह हराया, चाहे 2019 के वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में, उसके बाद लगातार हम उनसे मैचेस हारे थे, इसके बाद हमको हराया उन्होंने टेस्ट चैंपियनशिप में, वहां पे हमने अपनी सेकंड नंबर की साइड भेजी। अब यहां पर ये लोग क्यों आ रहे हैं? अपनी रिकॉर्ड बनाने के लिए, जिसे भारतीय दर्शक बोले अरे उनका औसत इतना अच्छा है। बांग्लादेश की टीम का क्या है, जो गोल्डन पीरियड था, जरूर इसमें वापस आ रहे हैं। तमीम इकबाल भी वापस आ रहे हैं, मुशफिकिर भी वापस आ रहे हैं, साकिब भी हैं, महमूदुल्लाह भी हैं, बट वो उम्र के उस ढलान पर हैं कि अब वो बात नहीं रह गई। साकिब का आपने हाल देखा ही, जो वर्ल्ड कप में उन्होंने 2019 में इतना अच्छा खेला था, आज वो उतना अच्छा नहीं खेल रहे हैं। 4 साल में बहुत फर्क पड़ चुका है। तो ये बी रेटेड टीम है। मुस्तफिकिर अब उतने अच्छे बॉलर रहे नहीं है। शंटो और लिटन दास जरूर 2 नए हैं, बट बाकी एक अफीफ है जो अच्छे हैं। जो बाकी स्पिनर्स भी, मेहदी हसन नहीं है, तो मतलब वो बात नहीं है। तो ये मैं वो कहूंगा कि बांग्लादेश कोई मैच नहीं है। पहला मीरपुर में है, और मीरपुर में कौन बैटिंग पहले करेगा, कौन बैटिंग आगे करेगा, इससे फर्क नहीं पड़ता। दोनों का बराबर का रिकॉर्ड है, और भारत ने वहां पे अपना बहुत बड़ा 370 स्कोर भी किया हुआ है। तो मुझे लगता है ये सीरीज, जैसे मैंने ये सीरीज भारत जीतेगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ मैं बोल के गया था कि भारत सीरीज हारेगा। हार्दिक पांड्या नहीं चलेंगे, अगर सूर्य कुमार यादव नहीं चलेंगे। अब यहां पर आता है क्या वो 2 स्पिनर के साथ खेलेंगे। मैंने पिछली बार टूर्नामेंट में बोल के गया था, वॉशिंगटन सुंदर को आप लोग ध्यान दीजिए। वो आईपीएल में अच्छा ना खेले, पर जब भी देश का मौका मिला है उन्होंने बहुत अच्छा किया है। अगर हम गाबा टेस्ट की बात करें तो जो उन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए और 6 विकेट लिए, तो गाबा टेस्ट नहीं जीतते। तो इन्होंने भी जिस तरह सबसे अच्छा परफॉर्मेंस भारतीय का जो न्यूजीलैंड के टेस्ट के साथ था, वो था वॉशिंगटन सुंदर का। तो बट वो होते हैं रिस्ट्रिक्टिव बॉलर होते हैं। ही इज नॉट अ स्पिनर, ही इज अ वेरी गुड वनडे बॉलर। टेस्ट मैच में तब भी वो बॉल घुमाते हैं। जहां पे चहल नहीं चल पा रहे थे, वहां पे वॉशिंगटन सुंदर चल रहे थे। तो उनको टीम में तो लेंगे ही लेंगे हम लोग। अब मैं तो चाहूंगा कि 2 डाउन जो है वो राहुल जाए। अब विकेट कीपर, मैं फ्रेंकली बता रहा हूं, वनडे में मुझे ऋषभ पंत बिल्कुल पसंद नहीं है। वनडे T20 में मैं हर बार बोलता हूं कि वो होल आउट हो जाएंगे। इज नॉट दैट गुड अ बैट्समैन, ठीक है। T20 में तब भी उनको आगे खिलाया जा सकता है। संजू सैमसन इज अ मच बेटर चॉइस। और उनका बहुत क्रिटिसिज्म होगा कि ऋषभ पंत को, वीवीएस लक्ष्मण ने बोल दिया, नहीं हमको उनको और चांस देना चाहिए। ऋषभ पंत ने कमेंट कहा, अभी मैं 25 साल का हूंगा, जब मैं 30-32 साल का हूंगा तब हमसे बात करना। यस, इज ब्रिलियंट इन टेस्ट मैचेस। अभी क्या होता है, वो बॉल को उठाते आउट हो जाते हैं। तो देयरफॉर वो फिर ऋषभ पंत को चांस देंगे। मीरपुर की पिच छोटी है, वहां पे वो रन भी बना लेंगे, और फिर वो भारत में 2019 वर्ल्ड कप आएगा, उसमें फिर 2023 में वर्ल्ड कप होगा, उसमें फिर वो रन नहीं बनाएंगे। तो यहां पर रोहित शर्मा जो अपनी फॉर्म से जूझ रहे हैं, चूंकि बांग्लादेश की बॉलिंग अच्छी नहीं है, यहां पे जाके वो रन बनाएंगे, आ जाएंगे। तो सब अपना कि उनके क्योंकि अगर वो न्यूजीलैंड गए होते, सब पिट के आए होते,
इनसे बैटिंग होती नहीं। सब लोग बोलते हैं कि 2023 की वर्ल्ड कप टीम में इन लोग को नहीं होना चाहिए, तो इन्होंने वो खा गए। अब वो खेल रहे हैं बांग्लादेश में, स्कोर अच्छे करेंगे और टीम में बने रहेंगे। टीम में बने रहेंगे। तो ये खेल है पूरा। अब आप सोचिए कि क्या होगा, बट ये सीरीज भारत के ही नाम रहेगी। ये जी बात करते हैं शार्दुल ठाकुर की। शार्दुल ठाकुर एक समय में हार्दिक पांड्या का विकल्प भी बनने जा रहे थे। कुछ एक आध मैचों को छोड़ देते ना, वो गेंदबाजी में उनकी धार नजर आ रही, बैटिंग में तो कहीं भी दूर तक नहीं दिखाई दे रहे हैं। शार्दुल ठाकुर का प्रदर्शन किस तरह देखते हैं? किसी ने शार्दुल ठाकुर को ध्यान से देखा है? कुछ उनको इंजरी हुई थी, वो बाहर हुए थे, और उनका वेट आप देख रहे हैं, वो मोटे हुए हैं। और पेस बॉलर जब मोटा होता है तो उसकी स्पीड में 5 किलोमीटर का फर्क पड़ जाता है, और जहां वो 5 किलोमीटर का फर्क पड़ा है तो वो स्पीड कम हुई। बैटिंग में रिफ्लेक्स, हम लोग बोलेंगे MS धोनी ने थोड़ा वेट पिकअप कर लिया था, ये मेरा कमेंट बड़ा चर्चित हुआ था। मैंने कहा था कि 2 साल से उसने हेलीकॉप्टर शॉट मारी क्यों नहीं है, क्योंकि फिजिक्स है। हेलीकॉप्टर शॉट आपके हिप मूवमेंट से पड़ती है, जब वो पूरा यूं जग मारते थे। अब वो थोड़े मोटे हो गए थे तो हेलीकॉप्टर शॉट उन्होंने लास्ट के अपने 2 साल के सीजन में पलना बंद हो गया था। हाँ, तो वही वेट है। शार्दुल ठाकुर ने वेट गेन कर लिया है, और स्ट्रिंग बॉलर के लिए वो 5 किलोमीटर की स्पीड कम, और सडनली आपकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, और इसके कारण शार्दुल ठाकुर में वो बात नहीं रहेगी। दीपक चाहर इज आवर नंबर 1 स्विंगर बॉलर राइट नाउ, एंड हिज बैटिंग इज ऑल्सो बेटर। तो हम लोग को इस टाइम शार्दुल ठाकुर को छोड़ के दीपक चाहर पे कंसंट्रेट करना चाहिए। एक और ऑलराउंडर की टीम में खोज हुई है, शहबाज अहमद। क्या देखते हैं कि क्या ये भविष्य में रविंद्र जडेजा का विकल्प बन सकते हैं? आपने जो बात कही, मुझे शहबाज जो है सिर्फ T20 के स्पिनर लगता है। मुझे लगता है मैं क्लब क्रिकेटर हूं, मैं भी उनकी बॉल पे अगर आउट ना होना चाहूं, आउट नहीं होऊंगा। रन नहीं बना सकता, वो बात दूसरी है। ही इज अ गुड बैट्समैन, और उनको आप मारने जाएंगे उसमें विकेट चला जाएगा। अदरवाइज मुझे उनकी गेम में कुछ भी विविधता भी इतनी नहीं दिखती, थोड़ी बहुत विविधता दिखती है, और मैं आगे बढ़ के तुरंत पीछे भी आ सकता हूं। उनकी स्पीड भी वो 105 नहीं फेंकते कि जडेजा की तरह सडनली आर्म से अंदर आ गए तो क्या आपको एलबी मिल गया। मतलब मैं बात ये कर रहा हूं कि अगर मुझे रन नहीं बनाना हो तो मैं विकेट नहीं ले पाऊंगा। तो देर वो शहबाज अहमद को कोई उसका विकल्प बोलता है जडेजा का। जडेजा वॉज अ वाइली बॉलर, वो बीट करते थे 80 की स्पीड पे, 90 की स्पीड पे, 100 की स्पीड पे, और रिस्ट से उनकी गेंद सडनली अंदर आती थी, जिसके कारण लोग बहुत एलबी होते थे। 15 से 20 रन फील्डिंग से भी सकते हैं। और बैटिंग में शायद लोगों को नहीं पता होगा, जब तक उन्होंने भारत के लिए खेला भी नहीं था तब भी उन्होंने 100 बनाया 13 शतक। तो अब आप देखिए 13 शतक बनाने के लिए हम लोग जैसे क्लब क्रिकेटर से 50 रन बनाते थे, अरे यार हमने जिंदगी हो गई। ठीक है, तो 13 तो रणजी में कोई 100 रन बना लेता है, बस हो गया 100, मेरा काम पूरा। ठीक है, तो इस तरह से ये मिसिंग है। अभी भी मुझे लगता है कि भारत की टीम में अगर कोई जो भारत की वनडे टूर्नामेंट होता है वो होता है विजय हजारे, जिसमें आज सौराष्ट्र जीत रहा है। अब इसमें हमारे भारतीय खेलते नहीं। जो मुझे लगता है प्लेयर है वो ऋतुराज गायकवाड़ है। पिछले साल भी स्कोरर था, इस बार भी उसने क्वार्टर फाइनल में, सेमीफाइनल में, फाइनल में तीनों 7 छक्के लगा के रिकॉर्ड भी बनाया है अभी। हाँ, और देखिए 200 रन भी उसने बनाए। और वो अगर हमको 2023 का वर्ल्ड कप ध्यान देना है तो ऋतुराज गायकवाड़ शुड बी रिप्लेसिंग बोथ शिखर धवन एंड केएल राहुल। रोहित शर्मा, यस इंडियन पिचेस, पर रोहित शर्मा को भी 5 किलो वजन घटाना पड़ेगा, वो भी बहुत मोटे हो गए हैं। लोग सोचते नहीं कि मोटे से क्या फर्क पड़ता है, आपका बॉडी का पिवट जिससे आप पावर लेते हैं वो चला जाता है। इसीलिए जब भी रोहित शर्मा व्यू मार रहे हैं शॉट, हर बार बॉडी लाइन पे कैच हो रहा है, क्योंकि वो पावर नहीं आ रही। ये मतलब बहुत सिंपल टेक्निकल फिजिक्स है। जो थ्रोअर होता है वो वेट कहां से लेता है, वो अपने हिप से लेता है। जब आपने हिप पे या अपने स्टमक पे वेट पुट ऑन कर लिया है, आप में वो पावर नहीं आएगी। सिंपल टेक्निकल चीज है। अगर जो मोटे मोटे प्लेयर थे वो कभी भी पुल ज्यादा नहीं करते थे, वो कट करते हैं तेज। ठीक है, क्योंकि फीट मूवमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड योर पावर कम्स फ्रॉम योर मूवमेंट फ्रॉम द हिप। सो इफ दैट मूवमेंट इज नॉट देयर तो रोहित शर्मा तो वहां पे रहेंगे, विराट कोहली बिल्कुल रहेंगे ही। तो ये जो चीज है
विजय हजारे में जो परफॉर्मेंस है, एक जगदीशन का बड़ा हुआ है जिसने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया है आज तक वनडे में। एलिस्टर ब्राउन का रिकॉर्ड तोड़ा और 275 उन्होंने बना दिया, मिस कर रहा होगा उनको, और उन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं और वो विकेट कीपर भी हैं। बट हम चाहेंगे कि हमारे ऋषभ पंत विजय हजारे खेले, वहां पे शतक बनाए, तब तो कोई बात होती है। जगदीशन को तो सीएसके मिस करेगा, सोच रहे होंगे कि क्यों निकाल दिया। नहीं, वो देखिए बात दूसरी है, वो एक बॉलिंग का लेवल अलग है, ये एक बॉलिंग का लेवल अलग है। वहां पे सारे पेसर्स कितने कर रहे, 120 125 पे, ठीक है। और यहां पे जनरली 100 जो हम लोग बात कर रहे हैं ना अभी जडेजा की, 80 90 100 तीन डिफरेंट स्पीड जब आती है ना तो बैट्समैन चौंक जाता है। तो सेम वे चीज है कि जब 130 140 पे गेंद आती है, यू आर नॉट कंफर्टेबल। हमने जब दोबारा क्रिकेट खेलने के सोचा था 50, जब हो गया था, मैं बॉलिंग मशीन पे गया था, मैंने 130 वाली गेंद खेल रहा था, फिर मैंने कहा जरा 140 वाली गेंद, फिर मैंने कहा सीधे विकेट पे नहीं फेंकना, दूरी फेंकना, क्योंकि मेरी 130 140 वाली गेंद में से झेल भी नहीं पा रहा था। 120 को मैं बड़े आराम से खेलता था, क्योंकि क्लब क्रिकेट में 130 में मैं शॉट नहीं मार पा रहा था और 140 को छू नहीं पा रहा था। तो देखिए मैं भी ठीक ठाक लेवल में खेला हुआ, तो मैं बात कर रहा हूं कि ये हाल हो जाता है। तो 10 में हम 130 की बॉल पे शॉट मार ही नहीं पा रहे थे, सिर्फ डिफेंड कर पा रहे थे, तो बहुत फर्क पड़ जाता है स्पीड से। एक मैच का अंतिम क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि भारत फास्ट गेंदबाजी ऑलराउंडर क्यों नहीं ढूंढ पा रहा है? पहले कपिल देव रहे, बीच में बहुत लंबा गैप आया, हार्दिक पांड्या मिला, हार्दिक पांड्या के पीछे भी हमें कोई नजर नहीं आ रहा। और हम इतना आईपीएल करते हैं, इतना मैच खेलते हैं, लेकिन हमें फास्ट गेंदबाजी जो ऑलराउंडर एक मैच जिताऊ चाहिए, वो हमें नहीं मिल पा रहा है अभी भी। हमें कोई बैट्समैन हु कैन बॉल स्पिन, वो भी कौन मिल रहा है? चक्कर क्या है, देखिए अब हमारा सबका जो प्लेयर्स हैं उनका काम क्या हो गया आईपीएल के लिए। ये विजय हजारे में किस लिए खेल रहे हैं कि आईपीएल में मिले, और आईपीएल में चूंकि बेंच स्ट्रेंथ इतनी बड़ी होती है कि आपके पास स्पेशलिस्ट बॉलर है, 20 ओवर खेलना होता है, तो यू डोंट नीड ऑलराउंडर फॉर T20। तो इसलिए भारत ने जो आईपीएल के कल्चर के कारण ऑलराउंडर को किल कर रहे हैं, क्योंकि ऑलराउंडर की जरूरत T20 में है क्यों? 20 ओवर तो 5 बैट्समैन 20 ओवर खेल लेंगे और 5 जेन्युइन बॉलर्स भी खेल लेंगे, तो ऑलराउंडर्स की खेप भारत में खत्म हो जाएगी। सिर्फ आपको विकेट कीपर ऑलराउंडर मिलेंगे, क्योंकि इस तरह से कोई क्यों मेहनत करेगा? उसको हर तीसरे दिन में मैच खेलना है, क्यों अपनी मेहनत कराएगा? कहीं इंजरी हो गई? कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन एक नाम मेरे जहन में आ रहा है, राज अंगद बाबा का। क्या कहना चाहेंगे इस लड़के के बारे में? अंडर 19 में उन्होंने बहुत अच्छा किया था, ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छी पेस भी थी, बट उसके बाद उन्होंने पंजाब वगैरह के लिए भी नहीं अच्छा किया। देखिए वो बिग शॉट हिटर थे, और ऐसे तो देखिए फर्क क्या होता है, ऋषि धवन बैटिंग ऑलराउंडर थे, 130 पे गेंद भी करते थे, परंतु जो गेंद होती है वो होती है कि आप एज अ बॉलर भी टीम में आ जाए, तो काम चलाओ को, और उनका साबका किसमें होता है T20 में, उसमें उनको पीट पाट दिया जाता है। यू नो अभी चिराग जानी देखिए बिल्कुल लाइन लेंथ करते हैं 120 125 पे, ही सच अ सक्सेसफुल प्लेयर फॉर सौराष्ट्र, बट अगर वो नेशनल लेवल पे आएंगे उनको क्या मारा जाएगा, क्योंकि पता है वो लेंथ पे करते हैं, बॉलिंग ऑलराउंडर हैं। तो मुझे अभी कोई भी नहीं दिख रहा है जो कि इस लेवल पे पहुंच पाएगा। ये जब बात करते हैं सबसे लोकप्रिय विश्व के खेल फुटबॉल की, फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है और अपने रोमांचक चरण में पहुंच गया है। T20 वर्ल्ड कप इसमें भी काफी उलट फेर देखने को मिले हैं। जर्मनी जैसी टीम बाहर हो चुकी है, बेल्जियम बाहर हो चुकी है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए पिछली बार मैंने आप यहां पर सारे मैंने बताए थे कौन कौन पहुंचेगा, और मैंने जर्मनी और बेल्जियम दोनों को बोला था बहुत मुश्किल होगी। सिंपल, क्योंकि उनके प्लेयर्स एजेड हैं और क्लब्स में खेल खेल के उनके पास इतना पैसा है कि जज्बा नहीं। देखिए सबसे पहले मैं ग्रुप ए की बात करूंगा, जो उसमें सरप्राइजिंग कोई नहीं रहा। सेनेगल और नीदरलैंड्स को पहुंचना था, वो वही पहुंचे। हाँ, कतर हार गया, और इक्वेडोर बहुत अच्छा खेल रहा था, लेकिन ठीक है। अब ग्रुप 2 में इंग्लैंड वॉज टू रीच, और उन्होंने अच्छा किया भी। अब इसके बाद जो बात आती है कि सबसे पहले डेनमार्क बाहर हुआ।
डेनमार्क ऑस्ट्रेलिया से बाहर हुआ। ऑस्ट्रेलिया कभी फुटबॉल में अच्छा नहीं रहा है, डेनमार्क 10 नंबर की टीम है। तो इससे क्या समझ में आया कि टेंटिकल्स हार रहे हैं। अब अर्जेंटीना, सबसे पहले देखिए अर्जेंटीना हारा किससे? जापान से। सॉरी, जर्मनी हारा जापान से। जापान से। और जापान ने बाद में भी किसको हराया? स्पेन को। स्पेन इज अ बिग जॉय। क्या पुश करके वो खेल रहे थे फुटबॉल में तो बहुत बड़ा नाम। और स्पेन किससे हार गया? कोस्टा रिका से। सॉरी, जापान किससे हार गया? कोस्टा रिका से। सो ये जो ग्रुप ऑफ डेथ ये था। अब देखिए, स्पेन के भी 4 पॉइंट थे, जर्मनी के भी 4 पॉइंट थे, बट बेटर गोल डिफरेंस के कारण स्पेन आगे चला गया, क्योंकि पहला मैच उसने 7-0 मारा था कोस्टा रिका को, और जर्मनी के खिलाफ कोस्टा रिका 2 से लीड ले रहा था, और अगर उसने लीड ले ली होती तो स्पेन बाहर हो गए होते। तो देखिए, ये बहुत ही अच्छा था। अब मोरक्को हैज टॉप्ड द ग्रुप। बताइए, मोरक्को अफ्रीकन कंट्री, अफ्रीकन चैंपियन सेनेगल है, और उनका जो बेस्ट प्लेयर था सादियो माने, जो कि लिवरपूल के लिए और अब बायर्न म्यूनिख के लिए खेलते, वो थे नहीं। और मोरक्को ने अच्छी अच्छी टीमों को हराया, और देखिए वो कहां पर है। मैक्सिको, देखिए मैक्सिको और सऊदी अरेबिया, मतलब सऊदी अरेबिया ने क्या हराया? अमेजिंग, दैट इज सपोज टू बी द बिगेस्ट टूर्नामेंट, और सऊदी अरेबिया ने मैक्सिको के खिलाफ भी 1 गोल कर दिया, जिसके कारण अर्जेंटीना पहुंच गया, मैक्सिको नहीं पहुंचा। देखिए, तो ये बहुत अमेजिंग चीजें हुई हैं। ब्राजील हैज बीन डूइंग वेल। घाना, लोगों को भूलना नहीं चाहिए, 2010 का प्री क्वार्टर्स था, और वो सेकेंड राउंड में पहुंचे थे। छोटी टीमों ने बराबर की टक्कर दी है बड़ी टीमों को। देखिए, जो अब में बहुत इक्वलिटी आ गई, कोई भी किसी को हरा सकता है। और अगला वर्ल्ड कप जो हो रहा है 48 मैचेस का होने वाला है। अब मैं जरा इस पे बात करूंगा, जो सेकेंड राउंड के मैचेस है उनके बारे में मैं अपनी प्रेडिक्शन कर दूं, क्योंकि ज्यादातर मेरी प्रेडिक्शन जो है वो सही निकली है। तो सबसे पहले जो है नीदरलैंड्स और यूएसए है। नीदरलैंड्स ठीक है, टॉपर्स बन के आई, बट यूएसए ने सबके खिलाफ डिफेंस बहुत अच्छा किया। यूएसए के खिलाफ गोल करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो रहा है, और नीदरलैंड्स को ये प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, नीदरलैंड्स में देखिए, नीदरलैंड्स आर लाइक साउथ अफ्रीका ऑफ क्रिकेट, चोकर्स। 3 बार वो वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच चुके हैं, बट कभी जीते नहीं है। और उनकी टीम जॉन क्रायफ, जो टोटल फुटबॉल उन्होंने ही किया था, और यूएसए, उनमें पेमेंट का बहुत हुआ कि विमेन बार बार वर्ल्ड कप फुटबॉल विमेन अमेरिका 2 बार जीत चुका है, और मेन में कुछ नहीं हो रहा, अगली बार होस्ट है। तो ये मैच बहुत इंटरेस्टिंग होगा, और 1-0 से शायद नीदरलैंड्स जीत जाएगा। सेकेंड मैच आता है फ्रांस एंड पोलैंड। पोलैंड जो था, जो लास्ट मैच था, जिस तरह से हारा है, तो उससे दिख रहा था कि पोलैंड जो है अब में लेवेंडोव्स्की में वो बात नहीं रह गई है, और फ्रांस इज द टीम एम्बापे के साथ, दैट इज द टीम। बट फ्रांस अभी अपना लास्ट मैच क्यों हारा? वो इसलिए हारा क्योंकि उसने अपने 9 प्लेयर्स बदल दिए, क्योंकि वो उनको पता था कि 6 के साथ ही वो ग्रुप टॉपर तो है ही। तो ये होता है तरीका खिलाने का प्रैक्टिस मैच के लिए, जो कि मैं अभी भारत के लिए बोल रहा था। बांग्लादेश में उनको ऋतुराज गायकवाड़ ऐसे लोगों को प्रैक्टिस करानी चाहिए थी, वहां पे भेज रहे हैं अपने बेस्ट प्लेयर्स। मतलब ये मैंने सिर्फ उदाहरण इसीलिए दिया, 11 में से 9 प्लेयर उन्होंने बदल दिए जी। तो ये होता है कि भाई जब आपको अच्छी टीम के साथ नहीं खेलना है और आप पहुंच चुके हो, तो दूसरों को अगर ये मैच नेमार नहीं खेलते हैं तो क्या कुछ देख रहे हैं कि नेमार का देखिए, उनका जो पैर सूज गया था, तो ब्राजील के साथ तो खेलेंगे ही। अब देखिए, अब मैं जो देखने जा रहा हूं, तो सबसे पहले मैं देखने जा रहा हूं फ्रांस एंड पोलैंड। पिछले बार मैं फ्रांस के मैच देखा था, तो फ्रांस पोलैंड का मैच मैं देखने जा रहा हूं। अगले दिन मैं इंग्लैंड एंड सेनेगल देख रहा हूं। इंग्लैंड एंड सेनेगल, इट विल बी अगेन अ वेरी गुड मैच, बट इंग्लैंड टीम ईपीएल में अगर उनके जो फॉरवर्ड हैं, जो बहुत ही स्मार्ट, रैशफोर्ड हैं ही, उसके बाद अभी जो उन्होंने गोल किए हैं, बहुत अच्छे गोल किए हैं। ओके, तो मेरे ख्याल से उनकी डिफेंस लाइन भी बहुत स्ट्रांग है, तो इंग्लैंड शुड बी गोइंग थ्रू। देन जापान क्रोएशिया,
लास्ट मैच हो रहा था क्रोएशिया वर्सेस बेल्जियम। बेल्जियम की गोल्डन जनरेशन कही जाती है, रैंक 2 टीम थी और उनमें था जो जीतेगा वो पहुंचेगा और ड्रॉ होगा तो जो क्रोएशिया पहुंचेगा, क्योंकि वो 5 पॉइंट पे चला 5 गया। पॉइंट। और क्रोएशिया पिछली बार का फाइनलिस्ट था। जब मैं रशिया गया था तो इसके दोनों के मैच मैंने देखे थे, बेल्जियम का भी देखा था क्योंकि दोनों सेमीफाइनल मैंने देखे थे। तो क्रोएशिया में मॉड्रिच है, पर्सिच है, वेरी स्पीडी प्लेयर, बट वो लोग भी अब सब एजेड हो गए। मॉड्रिच इज 37 और मेरे ख्याल से अब वो थोड़ा थक चुके होंगे, इसीलिए बेल्जियम को भी हराने में उनको कष्ट हुआ। सो आई डेफिनेटली फील कि जापान का जो हार्ड प्रेस गेम है, हार्ड प्रेस से मैं बताना चाहूंगा क्या है कि किसी को बॉल मिली प्लेयर भागते हैं, सो दे आर रनिंग अराउंड 1.3 टाइम्स मोर देन अदर प्लेयर्स एवरेज, तो 30% ज्यादा रन कर रहे हैं। बट जापान चूंकि कोस्टा रिका से हार गया था, इसलिए यह भी डर लगता है कि वो क्या करेगा। बट दिस इज अ समथिंग मैच एंड आई फील जापान शुड बी विनिंग इट। जो उन्होंने लास्ट में जिस तरह से उन्होंने खेला और टीम को अपना लास्ट मैच उन्होंने जीता है। ओके, मोरक्को और स्पेन। अब स्पेन बच गए, मैं तो ये बोलूंगा, क्योंकि गोल डिफरेंस ज्यादा अच्छा हो गया था, क्योंकि जर्मनी अदरवाइज स्पेन की इतनी अच्छी टीम थी। जापान ने जिस तरह से उनको हराया हार्ड प्रेस करके, सबको समझ में आ गया कि जापान स्पेन के साथ हार्ड प्रेस खेलो, मतलब उनके पास भागो, उनको रूम नहीं दो, तो स्पेन क्रैक करती है। परंतु मोरक्को हार्ड प्रेस नहीं खेलती, मोरक्को खेलती है लॉन्ग पासेस एंड सडनली हेडर से। सो आई स्टिल फील कि स्पेन विल विन, जबकि मोरक्को टेबल टॉपर से आई है, स्पेन मरमर के आई है, लेकिन तब भी चूंकि गेम का स्टाइल अलग है और उसमें स्पेन ज्यादा अच्छा खेलेगी, तो इसलिए वो पहुंचेगी। इसके बाद देखिए, ब्राजील इज अ टीम टू वॉच, ब्राजील और पुर्तगाल। तो अब जो फाइट होगी, हम लोग जब अगली बार मिलेंगे तो क्वार्टर फाइनल के लिए हो चुका होगा जी। तो जो मैं बात कर रहा हूं कि ब्राजील वहां से पहुंचेगी, पुर्तगाल वहां से पहुंचेगी, और एक मुझे क्यों लगता है कि उरुग्वे पहुंच सकती है, बट अभी देखना है। तो यहां से इंग्लैंड, नीदरलैंड, ठीक है, अर्जेंटीना इज ऑल्सो गोइंग टू रीच, बिकॉज तो मुझे लगता है कि अर्जेंटीना वो क्या करेगी, बट तो इट्स अ गुड कंटेस्ट, मजा आएगा देखने में। बट फेवरेट्स आर स्टिल ब्राजील एंड फ्रांस, दे आर द टॉप 2 टीम्स, दोनों अलग अलग साइड में भी हैं, जहां में मुझे लगता है कि इनका फाइनल होगा और देखते हैं क्या होता है। बट सेमीफाइनल जब आएगा तो हम लोग और क्लैरिटी के साथ बात करेंगे। और फीफा का जो मेन हमको अच्छा लग रहा है कि जो गैप था टॉप टीम्स और लोअर टीम, उनके बीच में गैप कम हो गया। जितने कंटेस्टिंग मैचेस इस बार मैंने ग्रुप लेवल पे देखे हैं, ग्रुप लेवल पे जनरली बहुत ईज होता था, जैसे कि हमने बताया कि फ्रांस ने अपने 9 प्लेयर्स को बदल दिया, नीदरलैंड ने अपने 6 प्लेयर्स को बदल दिया, ठीक है। मैं बार बार इसको बात कर रहा हूं कि इन कॉन्सिक्वेंशियल मैचेस के लिए बड़े प्लेयर्स को नहीं खेलना चाहिए, जो भारत क्रिकेट में बार बार होता है। लोग अपने रिकॉर्ड बढ़ाने के लिए खेलते हैं, तो फुटबॉल में लोग अपनी जान बड़ी टीमों के बीच अंतर बहुत कम रहा, किसी भी दिन अगर अच्छा दिन है तो आप हार सकते हो उस दिन। बिल्कुल, यही मैं बात कर रहा हूं, यही तो गेम का चार्म है कि जब आपको डर लगा हो। क्रिकेट में मैं कैसे बेधड़क बोल दिया था कि इंग्लैंड इज द टॉप टीम टू विन, यहां पे मेरी औकात हो रही है कहने की, सॉरी फॉर द लैंग्वेज, क्योंकि इसमें गैप बहुत कम है, ठीक है। और सिंपल चीज यही है कि फुटबॉल में इट्स अ लवली गेम एंड जो भी बारे में उसके कह सकते हैं किसी तरह के मुकाबले होने के कारण ये विश्व का सबसे लोकप्रिय खेल है। बिल्कुल, और कतर के लिए अब तक कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ है, लोग बहुत खुश हैं वहां की चीजों से। कतर ने अपने प्रदर्शन से सबको अपनी ओर खींचा जरूर है इस वर्ल्ड कप में। फुटबॉल के प्रदर्शन से तो नहीं, क्योंकि आज तक एक बार साउथ अफ्रीका हुआ था, सेकेंड राउंड नहीं पहुंची है होस्ट टीम, और ये अगली बार हुआ है। तो होस्ट टीम हमेशा पहुंचती थी, वो तो सारे मैच हारे, ठीक है, लेकिन उन्होंने एक गोल कर दिया, जाते जाते एक गोल कर दिया, वरना पूरे उसमें गोल भी नहीं किया होता। बट जो उनकी व्यवस्थाएं हैं वो मैनेज कर पा रहे हैं इतनी ज्यादा पॉपुलेशन को। मैं भी कल पहुंच रहा हूं, कल ही वहां पे मैच देख रहा हूं। इतने बड़े इवेंट को उन्होंने कराया है, हाँ। और अभी तक ऐसा कुछ वहां समझ में नहीं आया कि कुछ अव्यवस्थाएं दिखाई दी हो अभी तक। बिल्कुल, तो इट इज अचीवमेंट, इतना छोटा कंट्री फुटबॉल, हमें बड़े देश होने के नाते आप भी सोच रहे हैं कि हम अपने यहाँ फुटबॉल का विश्व कप कराएंगे।
बट पहले एक दर्शकों को बता दें, उनके जो स्टेडियम है ओपन भी है, लेकिन तब भी एयर कंडीशन रखे गए, ये गर्मी नहीं है, वहां पे 24 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन्ड है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, एयर थिन है, जो मैंने पिछली बार ही बोला था कि एयर थोड़ी सी थिनर है, इसलिए सेकेंड हाफ में यूरोपियन कंट्रीज जो है वो थक जाती है, जिसके कारण अगर आप देखेंगे पहले हाफ में गोल नहीं हो रहे हैं, ज्यादातर गोल दूसरे सेकेंड हाफ में हो रहे हैं, क्योंकि लोग थक जा रहे हैं। क्योंकि जैसे हम लोग जब कहीं जाते हैं लद्दाख वगैरह, तो थिन एयर के कारण प्रॉब्लम होती है, तो वो लोग भी भागना थोड़ा कम कर पाते हैं, इसीलिए जो सेकेंड हाफ में ज्यादा गोल होने का कारण, साइंटिफिक कारण ये है। और फुटबॉल देखिए ऐसा नहीं है, 8:30 से 10:30 है और 12:30 से 2:30 है। मैं जो हर रोज करता हूं 10:30 से 12:30 में सो जाता हूं और उसके बाद दोबारा अलार्म लगा के उठता हूं 12:30 पे, फिर मैच देखते हैं। लोग बोलते हैं लगातार देखने, नहीं, 2 घंटे का आप बीच में ब्रेक लीजिए, सोइए और दोबारा। हमारी टीम वर्ल्ड कप में जरूर नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ लोकप्रियता में कोई कमी नहीं है। बिल्कुल। अब शायद अंतिम पड़ाव में चलते हैं अपने प्रसारण के, तो बात करते हैं हमें अपने कुश्ती कबड्डी लीग की। अंतिम पड़ाव में पहुंच चुका है, क्या कहना चाहेंगे पूरे प्रदर्शन को आप देख के? कबड्डी में जो इस बार 12 टीमें थी और एक छोड़ के जो तेलुगु राइट, उसको छोड़ के मतलब बाकी सारी की सारी टीम्स कंटेस्ट कर सकती है टॉप 6 के लिए। 19 मैचेस हो चुके हैं, 22 मैचेस होने थे, क्योंकि हर टीम और दूसरे से 2-2 मैच खेलेगी। पहले तो मैं इसमें बता दूं कि इस टाइम स्थिति क्या है। सबसे ऊपर पे जयपुर पिंक पैंथर है, जो कि 69 पॉइंट्स हैं। विन के 5 पॉइंट मिलते हैं, ड्रॉ के 3, और अगर आपका गैप 7 के 7 से कम है तो 1 पॉइंट तब भी मिल जाता है। तो दैट मीन्स आप 5 पॉइंट और कर सकते हैं। 69 है, 64 है, 61 है। उसके बाद देखिए 6 टीम है, उसके पॉइंट है 54। 3 मैच अभी बचे हुए हैं, अगर वो तीनों हार जाए, ठीक है, और उसके बाद 3 45 पर है, तो 45 प्लस 15 क्या होता है, 59 हो जाता है। तो देयरफॉर अभी 11वीं वाली टीम भी 6 पे आ सकती है। सो अब आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा कम गैप है, और उस गैप के कम होने के कारण हम लोग आराम से इतना कंटेस्टिंग हो रहा है कि हर मैच देखने में चार्म आ जाता है कि कौन किस पॉइंट से लीड लेगा। एक पॉइंट पहले लोग बॉदर नहीं करते थे, कितने से हारे, 6 पॉइंट से, अब वो लोग बॉदर कर रहे हैं। अब सबसे बड़े इसके प्लेयर उभर के आए हैं अर्जुन देशवाल, जिसको कोई जानता भी नहीं था, जयपुर पिंक पैंथर के। सेम में सबसे बड़े डिफेंडर भी आए अंकुश, वो भी जयपुर पिंक पैंथर के हैं। अब राहुल चौधरी जो सुपर प्लेयर होते थे कभी, वो सेकंड रेडर माने जा रहे हैं इसके क्या कहते हैं जयपुर के। प्रदीप नरवाल जो आज तक के सबसे बड़े थे, यूपी अभी भी 6th प्लेस पर है, परंतु वो टॉप 3 रेडर्स में नहीं है। थोड़ा जल्दी कर दीजिए, हमारे प्रोड्यूसर का आ रहा है संदेश की, टाइम का भाव है। नहीं तो बिल्कुल, अब आप देखिएगा जयपुर पिंक पैंथर, पुनेरी पल्टन, ठीक है, और बेंगलुरु बिल्स, और चौथी टीम अब लोग यूपी के हैं तो लखनऊ के योद्धा। ये चारों टीम को आप देखिए, नए नए नाम देखिए, और तमिल थलाइवाज भी बड़ा अच्छा कर रहे हैं इस बार, नए प्लेयर आए हैं उनके पास, नरेंद्र। तो इन 4-5 में ही आपके लास्ट के 4 पहुंचेंगे, ये मेरी भविष्यवाणी है। जैसे मेरी बाकी में प्रेडिक्शंस अच्छी रही हैं, तो आई एम श्योर इसमें भी अच्छी रहेंगी। तो अगले हफ्ते हम लोग मिलते हैं, तब तक फुटबॉल के हम लोग अगले पड़ाव पे जो मैंने आज प्रेडिक्शंस किए हैं ज्यादातर देखिएगा वही ट्रू होंगे, जैसे कि पिछली बार जो ट्रू किया था, और भारत बांग्लादेश से मैच जीत रहा होगा। वेद जी, आपने हमारे कीमती समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल खेल अड्डा में इतना ही, अन्य खंडों के लिए बने रहे जेएमटी न्यूज के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News।